हाँ दोस्तों, आज की कहानी है पति के संतुष्ट न कर पाने से पत्नी गैर मर्द के साथ बहक गई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सभी कहते हैं कि नवीन जैसा पति संयोग से मिलता है और नवीन मुझसे बहुत प्यार करते भी हैं। घर में सभी सुख सुविधाएं हैं। मैं जो चाहती हूँ वह मुझे मिल जाता है, लेकिन लोग यह क्यों नहीं समझते कि मैं इंसान हूँ। मुझे घर में सजी रखी वस्तुओं से ज्यादा छोटे छोटे खुशी के पलों की जरूरत है। शादी के इतने साल बाद भी मुझे यह याद नहीं पड़ता कि कभी नवीन ने मेरे पास बैठकर मेरा हाथ पकड़कर यह पूछा हो कि सालू, तुम खुश तो हो, या मैं तुम्हें उतना समय नहीं दे पाता जितना मुझे देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नवीन और मुझ में हमेशा एक दूरी ही रही। मैं अपने उन दोस्तों को नवीन में कभी नहीं देख पाई जो एक लड़की अपने पति में ढूंढती है। मैं कभी अपने मन की बात नवीन से नहीं कह पाई। मुझे नवीन के रूप में हमसफर तो मिला, लेकिन साथी कभी नहीं मिला। इतने अपनों के होते हुए भी आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जिस रिश्ते में मैंने प्यार की उम्मीद की थी, मेरे उसी रिश्ते में इतनी दूरी है कि एक समुद्र भी छोटा पड़ जाए। मैं अपने इस रिश्ते को कभी प्यार का नाम नहीं दे पाई। मेरे लिए वह बस एक समझौता ही बनकर रह गया, जिसे मुझे निभाना था, चाहे घुट घुट कर ही सही। मैंने धीरे धीरे अपने हालात से समझौता करना सीख लिया था। अपने आसपास से छोटी छोटी खुशियों के पल समेटकर उन्हीं को अपने जीने की वजह बना लिया था। मैंने इसके लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली थी, जहां बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में मैं अपनी खुशियां भी ढूंढ लेती थी। बच्चों की प्यारी और मासूमियत भरी बातें मुझे जीने का हौसला देती थी। किसी इंसान के पास अगर उसके अपनों का प्यार होता है तो वह बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना भी आसानी से कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके अपने उसके साथ हैं। लेकिन उसी प्यार की कमी उसे अंदर से तोड़ देती है। बिखरने लगता है सब कुछ। मैं भी टूटकर बिखर रही थी, लेकिन मेरे अंदर का टूटना व बिखरना किसी ने नहीं देखा। जिंदगी का यह सफर सीधा चला जा रहा था कि अचानक उसमें एक मोड़ आ गया और मेरी जिंदगी ने एक नई राह पर कदम रख दिया। मेरे दिल की सूखी जमीन पर जैसे अचनार के फूल खिलने लगे और उसी के साथ मेरे अरमान भी महकने लगे। स्कूल में एक नए टीचर अनुज की नियुक्ति हुई। वह विचारों से जितने सुलझे थे, उनका व्यक्तित्व भी उतना ही आकर्षक था। उनसे बात करके दिल को न केवल बहुत राहत मिलती थी, बल्कि वक्त का भी एहसास नहीं रहता था। अनुज कहा करते थे कि इंसान जो चाहता है उसे हासिल करने की हिम्मत खुद उसमें होनी चाहिए। एक दिन बातों ही बातों में अनुज ने पूछ लिया, सालू, तुम इतनी अलग अलग सी क्यों रहती हो? किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती हो? क्यों तुमने अपने अंदर की उस लड़की को कैद करके रखा है जो जीना चाहती हैं? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि उड़कर उस आसमान को छू लूं? एक बार अपने अंदर की उस लड़की को आजाद करके देखो। जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अनुज की बातें सुनने के बाद मुझे लगने लगा था कि मेरा भी कुछ अस्तित्व है और मुझे भी अपनी जिंदगी खुशियों के साथ जीने का हक है। यूं घुट घुट कर जीने के लिए मैंने जन्म नहीं लिया है। इस तरह मुझे मेरे होने का एहसास दिया अनुज ने, और मुझे लगने लगा था जैसे मुझे वह दोस्त व साथी मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी, जिसे मैंने हमेशा नवीन में ढूंढा, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला। मैं फिर से सपने देखना चाहती थी, लेकिन मन में एक डर था कि यह सही नहीं है। अनुज की आंखों में एक कशिश थी जो मुझसे ही चुराती जा रही थी। उनकी आंखों में डूब जाने का मन करता था और मैं कहीं ना कहीं अपने को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असफल होती जा रही थी। मन कह रहा था कि सभी पिंजरे तोड़कर खुले आसमान में उड़ जाऊं, पर इस दुनिया की रस्मों रिवाज की बेड़ियां, जिनमें मैं इस कदर जकड़ी हुई थी कि उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं थी मुझ में।
मेरे अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। दिल और दिमाग की लड़ाई में कभी दिल दिमाग पर हावी हो जाता तो कभी दिमाग दिल पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अनुज के बातें करते करते मेरे हाथ को पकड़ना, मुझे छूने की कोशिश करना मुझे अच्छा लगता था। उनके कहे हर एक शब्द में मुझे अपनी जिंदगी आसान करने की राह नजर आती थी। मेरा मन करने लगा था कि मैं दुनिया को उनकी नज़रों से देखूं, उनके कदमों से चलकर अपनी राहें चुन लूं, भुला दूं कि मेरी शादी हो चुकी है। पता नहीं वह सब क्या था जो मेरे अंदर चल रहा था। एक अजीब सी कसमसस थी। अपने अंदर की इस हलचल को छिपाने की मैं कोशिश करती रहती थी। डरती थी कि कहीं मेरे जज्बात मेरी आंखों में नजर न आ जाए और कोई कुछ समझे, खासकर अनुज को कुछ समझ में आए। अनुज जब भी मेरे सामने होते थे तो मन करता था कि उन्हें अपलक देखती रहूं और यूं ही जिंदगी तमाम हो जाए। उनकी आंखों में डूब जाने का मन करता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। दिमाग कहता था कि मुझे अनुज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और दिल उनकी ओर खिंचता ही जा रहा था। दिमाग कहता था कि नौकरी ही छोड़ दूं और दिल मेरे कदमों को खुद ब खुद उस राह पर डाल देता था जो अनुज की तरफ जाती थी। बहुत सोचने के बाद मैंने दिमाग की बात मानने में ही भलाई समझी और फैसला किया कि अपने बढ़ते कदमों को रोक लूंगी। मैंने अनुज से कतराना शुरू कर दिया। अब मैं बस काम की ही बात करती थी। अनुज ने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने टाल दिया। वह परेशानी जो अब तक मैंने अपने मन में छिपा रखी थी, अब वह अनुज की आंखों में दिखने लगी थी और मैं अपने आप को यह कहकर समझाने लगी थी कि क्या हुआ अगर अनुज मेरे पास नहीं है, कम से कम मेरे सामने तो है। क्या हुआ अगर हम सफल नहीं बन सकते, मगर वह मेरे साथ हमेशा रहेंगे मेरी यादों में। मेरे जीने के लिए तो इतना ही काफ़ी है। मैं अपने विचारों में खोई अनुज से दूर, बहुत दूर जाने के मंसूबे बना रही थी कि अगले दिन अनुज स्कूल नहीं आए। मेरी नज़रें उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन किसी से पूछने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जब अपने मन में ही चोर हो तो सारी दुनिया ही थानेदार नजर आने लगती है। किसी तरह वह दिन बीता, पर घर आने के बाद भी अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। अगले दिन भी अनुज स्कूल नहीं आए और इसी तरह 4 दिन निकल गए। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर बहुत हिम्मत करके सोचा कि फोन ही कर लेती हूँ, कुछ तो पता चलेगा। मैंने फोन किया तो उधर से सीमा ने फोन उठाया। मैंने उससे पूछा, अरे सीमा, तुम कब आई हॉस्टल से? दीदी, मुझे तो आए 2 दिन हो गए, सीमा ने बताया। सब ठीक तो है ना? अनुज जी भी 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं दीदी, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। भैया की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है और मेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। ना तो ठीक से कुछ खा रहे हैं और ना ही समय पर दवा ले रहे हैं। मैं तो कह कह कर थक गई, आप ही आकर समझा दीजिए ना। मैं सीमा को मना नहीं कर पाई और अगले दिन आने को कह दिया। अगले दिन अनुज के घर जाकर घंटी बजाई तो सीमा ने ही दरवाजा खोला। मुझे देखकर वह बोली, अंदर आइए ना सालू जी, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। कैसी हो सीमा? मैंने पूछा। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो ठीक चल रही है सालू जी, सीमा बोली। बस अनुज भैया की चिंता है, हम दोनों का एक दूसरे के सिवा है ही कौन, और मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ और भैया यहाँ पर बिल्कुल अकेले। जब से मैं घर आई हूँ देख रही हूँ कि भैया बहुत उदास रहने लगे हैं। आप ही देखो ना, कितना बुखार है, लेकिन ढंग से दवा भी नहीं लेते। आप तो उनकी दोस्त हैं, आप ही बात कीजिए, शायद उनकी समझ में आ जाए। मैं सीमा के साथ अनुज के कमरे में गई तो वह लेटे हुए थे, बहुत कमजोर लग रहे थे। मैंने माथे पर हाथ रखा तो बुखार अभी भी था। मैंने सीमा से कुछ खाने के लिए और ठंडा पानी लाने के लिए कहा।
और अनुज को बैठाने में मदद करने लगी। सीमा खिचड़ी ले आई। मैं खिलाने लगी तो अनुज बच्चों की तरह ना खाने की जिद करने लगे। मैंने कहा, अनुज जी, आप अपना नहीं तो कम से कम सीमा का तो ख्याल कीजिए, वह कितनी परेशान है। खैर, उन्हें खिचड़ी खिलाकर दवा दी और लिटा दिया। मैं माथे पर पानी की पट्टियां रखने लगी। कुछ देर बाद बुखार कम हो गया। अनुज सो गए तो मैंने सीमा से कहा, सीमा, मैं जा रही हूँ, तुम अपने भैया का ध्यान रखना। अगर हो सके तो मैं कल फिर आने की कोशिश करूंगी। मैं घर आ गई, लेकिन दिमाग में एक सवाल घूम रहा था कि क्या अनुज की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ? क्या मेरी बेरुखी से वह इतने आहत हो गए कि उनकी तबीयत खराब हो गई? मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ये बातें सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। फोन की घंटी की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली। घड़ी में सुबह के 8 बज चुके थे। आज भी स्कूल की छुट्टी हो गई। यह सोचते हुए मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ सीमा थी। मैंने उससे पूछा, अनुज की तबीयत कैसी है? सालू जी, भैया ठीक हैं, बस मुझे एक जरूरी काम से अपनी सहेली के साथ बाहर जाना है और भैया अभी इस लायक नहीं है कि उन्हें अकेला छोड़ा जा सके, इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप कुछ देर के लिए यहाँ आ सकती हैं? मैंने कहा, ठीक है, मैं आती हूँ, और फोन रख दिया। मैं तैयार होकर वहाँ पहुँची तो सीमा और उसकी सहेली मेरी ही इंतजार कर रही थी। वह मुझे थैंक्स कहती हुई चली गई। मैंने अनुज के कमरे में जाकर देखा तो वह सो रहे थे। मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गई और मेज पर रखी किताब के पन्ने पलटने लगी। थोड़ी देर बाद अनुज के कमरे में कुछ आवाज हुई। मैंने जाकर देखा तो अनुज अपने बिस्तर पर नहीं थे, शायद बाथरूम में थे। मैं वहां से आ गई और रसोई में जाकर चाय का पानी चूल्हे पर रख दिया। चाय बनाकर जब मैं बाहर आई तो अनुज नहा चुके थे। उनकी तबीयत पहले से ठीक लग रही थी, लेकिन कमजोरी बहुत थी। मुझे देखकर वह चौंक गए। शायद उन्हें पता नहीं था कि मैं वहां पर हूँ। सालू जी, आप? सीमा कहाँ है? उसे किसी जरूरी काम से जाना था। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अकेला छोड़कर कैसे जाती, इसलिए मुझे बुला लिया। आप चाय पीजिए, वह आ जाएगी। सीमा भी पागल है, अगर उसे जाना था तो चली जाती, आपको क्यों परेशान किया? अनुज बोले। मैंने अनुज की तरफ देखा और चुपचाप चाय का प्याला उन्हें थमा दिया। हम खामोशी से चाय पीने लगे। कुछ भी कहने की हिम्मत ना तो मुझ में थी और ना शायद उनमें। चाय पीकर मैं बर्तन रसोई में रखने के लिए उठी तो अनुज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक सिरहन सी दौड़ गई मेरे पूरे शरीर में। ट्रेन हाथ से छूट जाती अगर मैं उसे मेज पर ना रख देती। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने और कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, सालू, तुमने मेरे लिए यह सब कुछ क्यों किया? अनुज के मुंह से अपने लिए पहली बार सालू जी की जगह सालू और आपकी जगह तुम का उच्चारण सुनकर मैं चौंक गई। इस तरह से मुझे पुकारने का अधिकार उन्होंने कब ले लिया? मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कि उन्होंने फिर से पूछा, सालू, तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तुमने मेरे लिए यह सब क्यों किया? बहुत हिम्मत करके मैंने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, एक दोस्त होने के नाते मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकती थी। इतना भी अधिकार नहीं है मेरा? पहले तुम यह बताओ कि क्या हमारे बीच अभी भी सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है? सालू, तुम्हारा अधिकार क्या है और कितना है, इसका फैसला तो तुम्हें ही करना है, अनुज बोले। मैंने अपनी नजर उठाई तो अनुज मुझे ही देख रहे थे। कितना दर्द, कितना अपमान था उनकी आंखों में। दिल चाह रहा था कि कह दूं, अनुज, मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, नहीं जी सकती मैं आपके बिना। अपने सभी जज्बात, सभी एहसास उनके सामने रख दूं, उनकी बाहों में समा जाऊं और सब कुछ भुला दूं, लेकिन होंठ जैसे सिल गए थे। बिना कुछ कहे ही हम एक दूसरे के जज्बात और हालात समझ रहे थे। मुझे भी यह एहसास हो चुका था कि अनुज भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं उन्हें करती हूँ।
वह भी अपने प्यार की मौन सहमति मेरे आंखों में पढ़ चुके थे और शायद उसी सुकृत को भी पढ़ लिया था उन्होंने। कुछ नहीं बोल पाए, हम बस यूं ही जाने कितनी देर बैठे रहे। फिर अचानक अनुज ने मेरे चेहरे को अपने हाथ में लिया और मेरे माथे को चूम लिया। अब मैं खुद को रोक नहीं पाई और उनकी बाहों में समा गई। कितनी देर हम रोते रहे मुझे नहीं पता। दिल चाह रहा था कि यह पल यहीं रुक जाए और हम यूं ही बैठे रहें। फिर अनुज ने कहा, सालू तुम जहाँ भी रहो खुश रहना, और एक बात याद रखना कि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू और उदासी अच्छी नहीं लगती। मैं चाहे तुम्हारे पास ना रहूं, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। बहुत देर हो गई है, अब तुम जाओ। मैंने अपना बैग उठाया और वहां से अपने घर आने के लिए निकल पड़ी। इसी प्यार ने एक बार फिर मुझे नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अनुज से कभी नहीं मिलूंगी। आज तो उस तूफान को हम पार कर गए, खुद को संभाल लिया, लेकिन दोबारा मैं ऐसा शायद न कर पाऊं। और मैं नहीं चाहती थी अनुज के आगे कमजोर पड़ जाऊं। मैं अपने प्यार को अपना तो नहीं सकती थी, लेकिन उसी प्यार को अपनी शक्ति बनाकर अपने फर्ज के रास्ते पर कदम बढ़ा चुकी थी। मैंने अगले दिन स्कूल में अपनी इस्तीफा भेज दिया। मैंने एक बार फिर प्यार और समझौते में उसे समझौते को चुन लिया। मेरे अंदर जो प्यार अनुज ने जगाया, वह एहसास, उनकी कही हर एक बात, उनके साथ बिताए हर एक पल मेरी जिंदगी का वह अनमोल खजाना है जो ना तो कभी कोई देख सकता है और ना ही मुझसे छीन सकता है। कितना अजीब सा एहसास है ना यह प्यार। कब किससे क्या करवाएगा कोई नहीं जानता। यह एहसास किसी के लिए जान देने पर मजबूर करता है तो किसी की जान लेने पर भी मजबूर कर सकता है। अब आप ही बताइए कि आप प्यार को किस तरह से परिभाषित करेंगे, क्योंकि मेरे लिए तो यह एक ऐसी पहेली है जो कम से कम मैं तो नहीं सुलझा पाई। मैं नहीं जानती कि मैंने इतना प्यार करते हुए भी अनुज को क्यों नहीं अपनाया और अपनी शादी के समझौते पर टिक गई।